हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पॉलीटेक्निक क्लब में। तो जैसा कि हम पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख रहे थे, तो ये केमिस्ट्री का पार्ट 4 है। इससे पहले हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को कर चुके हैं। यदि आप इससे पहले के सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे सभी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ आपको द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या दिया गया और आपसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या ऊपर कितना दिया गया 17, तो हम लोग 17 लिखेंगे, माइनस नीचे परमाणु संख्या कितना दिया गया 8 दिया गया। अब इसे हम लोग माइनस कर लेंगे। आई होप कि आप लोग माइनस करके आंसर कमेंट कर चुके होंगे। तो माइनस करने के बाद हमारा यहाँ पर 9 आएगा। तो हम लोग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आई होप कि आप सभी का ऑप्शन नंबर सी ही आया होगा। यदि आपके एग्जाम में न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो आप इसी तरह से बिल्कुल सटीक निकाल लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिंक ब्लेंड यानी ZnS किस धातु का अयस्क है। यहाँ पे आपको अयस्क हमें बताना है कि ZnS जो है वो किस धातु का अयस्क है। देखिए ऑप्शन आपके पास क्या दिया गया। ऑप्शन है आपके पास Fe, Cu, Zn, Al। तो हमने Fe का आपको बता रखा है। Fe यानी बोले तो लोहा, लोहा का होता है हमारा हेमेटाइट। और कॉपर की बात करें तो हो जाता है हमारा कॉपर पाइराइट हो जाता है इसका अयस्क। और एल्युमिनियम की बात करें तो हमने आपको एल्युमिनियम की भी बताया है, तो एल्युमिनियम का हमारा हो जाता है बॉक्साइट। अब हमारे यहाँ पर जिंक बचा, यानी कि जिंक ब्लेड है जो जिंक का अयस्क है, यानी हम लोग जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण करते हैं। आप इन चारों तत्वों के अयस्कों का नाम याद रखेंगे। अभी हमने आपको चारों तत्वों के अयस्कों का नाम बता दिया, आप चारों का याद रखेंगे। हो सकता है इसमें से कोई एक या दो आपसे पूछा जा सकता है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप बेल आइकन को भी ऑन जरूर करें, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय पर आपको मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात। हमें जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले देखिए आपका जल का अनुसूत्र होता क्या है। तो जल का सूत्र हो जाता है हमारा H2O। अब हमारे यहाँ बोला है कि परमाणु संख्या का अनुपात, परमाणु संख्या, तो हाइड्रोजन का कितना परमाणु संख्या है 2, तो हम लोग 2 लिख लेंगे। और ऑक्सीजन का कितना परमाणु संख्या, कुछ नहीं है, यानी यहाँ पर 1 होगा, यानी 2:1 होगा। यहाँ पे परमाणु संख्या बोला, परमाणु द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान बोलता तब हमारा यह नहीं होता। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 2:1, यानी कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात यहाँ पर 2:1 हो जाएगा जल में। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो उसका क्या मतलब। आप लोग अपने घरों में अक्सर देखे होंगे कि अगर चूल्हे पर यानी लकड़ी से, जलावन से अगर हम लोग खाना पकाते हैं तो बर्तन की तली नीचे से हमारी ब्लैक हो जाती है। तो इसके पीछे का क्या कारण, मतलब इसका क्या मतलब है। ऑप्शन देखिए आपसे क्या पूछा गया ऑप्शन में। ऑप्शन आपको कह रहा है भोजन पूरी तरह नहीं पका है, बिल्कुल गलत, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ऑप्शन सी ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो देखिए इसका सटीक और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। जब भी ईंधन का दहन अगर पूरी तरह से नहीं होता है, यही कारण है कि बर्तन की तली नीचे से काली हो जाती है। आप लोग गौर किए होंगे, जब भी आपको गैस पर खाना बनता है यानी कि LPG पर, तो वहाँ में नीचे बर्तन की तली काली नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर पूर्ण दहन होता है, इसलिए बर्तन की तली वहाँ काली नहीं होती। जबकि हम लोग अगर जलावन का उपयोग करते हैं तो बर्तन की तली काली होती है। कारण है कि वहाँ पर पूर्ण दहन नहीं हो रहा, मतलब ईंधन आपका सही तरह से नहीं जल रहा है। आई होप कि आप इस प्रश्न को अब अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। हमें बताना है कौन ऐसा धातु है जिसे हम लोग चाकू से सरलता से काट सकते हैं। ऑप्शन आपके पास है लोहा, तांबा, कैल्शियम और सोडियम। तो करेक्ट आंसर हमारा सोडियम हो जाए। सोडियम ऐसा धातु है जिसे हम लोग चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यह बिल्कुल इजी प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। आपके एग्जाम में एल्केन, एल्कीन और अल्काइन तीनों बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे एल्केन, एल्कीन, अल्काइन का सामान्य सूत्र पूछा जाता है। यदि आपको पता है तो कमेंट जरूर करें। ऑप्शन आपके पास है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2 या इनमें से कोई नहीं। तो एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाता है CnH2n+2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है।
अब देख लेते हैं हम लोग अल्कीन और अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो आप सामने देख रहे होंगे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का सामान्य सूत्र। तीनों को आप अच्छे से देख ले, हो सकता है आपके एग्जाम में इसमें से 1 या 2 प्रश्न पूछ लिए जाए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नांकित में कौन एल्केन है। अब आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है इनमें से कौन एल्केन है। ऑप्शन आपके पास है C2H4, C3H4, C7H16। तो एल्केन का हमने अभी सामान्य सूत्र देखा। तो सबसे पहले हम लोग एल्केन का सामान्य सूत्र लिखते हैं, यानी CnH2n+2। यह क्या है, तो यह आपके हाइड्रोजन की संख्या बता रहे हैं और यह यहाँ पर आपके कार्बन की संख्या बता रहे हैं। तो सूत्र को जरा ध्यान से देखिए, जितना कार्बन की संख्या है उतना में हम लोग 2 से गुना कर 2 जोड़ देते हैं। तो जब ऐसा फॉर्म आता है एल्केन का तो हम कहते हैं यह हमारा एल्केन है। जब भी आप देखेंगे जितना कार्बन है उसमें 2 से गुना करके यदि 2 ऐड कर दिया जाए तो वह हमारा एल्केन हो जाता है। तो हम एक एक ऑप्शन को यहाँ से पिक करेंगे और देखेंगे कौन इसमें से इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है। जो फार्मूला इसको सेटिस्फाई करेगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हम ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ कार्बन 2 है। अब हम लोग हाइड्रोजन की संख्या निकालने के लिए उसमें 2 से गुना करेंगे, यानी 2 में 2 से गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा और 4 और 2 6 होगा। लेकिन यहाँ पर 6 नहीं लिखा गया है, इसलिए गलत आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। यहाँ पर कार्बन की संख्या 3 है तो हम कार्बन तो 3 रख लिए। अब हाइड्रोजन की संख्या के लिए हम इसमें 2 से गुना करेंगे, यानी 3 दूना 6 हो जाएगा और फिर हम लोग इसमें 2 ऐड करेंगे तो 2 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 8 नहीं लिखा गया, 4 लिखा गया। यदि इस 4 के जगह 8 लिखा गया होता तो यह सही होता और इस 4 के जगह अगर यहाँ पे 6 लिखा होता तो यह भी सही होता। अब हम लोग ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में यहाँ पर C7 यानी कार्बन की संख्या 7 है। तो अब हम लोग हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं। तो 7 में अब हम लोग 2 से गुना करेंगे तो वह हमारा हो जाएगा 14 और 14 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 16। यानी यहाँ पर कार्बन 7 होना चाहिए और हाइड्रोजन 16। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बोले तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझेंगे। यदि अभी भी आप नहीं समझे तो कमेंट करें, हम आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझा देंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नांकित में कौन अल्काइन का उदाहरण। अब हमें अल्काइन का उदाहरण बताना। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग अल्केन का देखे, ठीक उसी प्रकार इसका भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऑप्शन आपके पास क्या क्या दिया गया। ऑप्शन में C2H4, C3H4, C7H16 है। तो सबसे पहले हम लोग अल्काइन का सामान्य सूत्र यानी कि जनरल फॉर्मूला उसका लिख लेते हैं। तो अल्काइन का सामान्य सूत्र हो जाता है CnH2n-2। अल्काइन का सामान्य सूत्र अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, ठीक आप लोग समझ ही रहे होंगे। अब यहाँ पर देखना है जितना कार्बन होगा उसमें 2 से गुना करके हमको 2 घटा देना है। अल्केन में हम लोग 2 जोड़ रहे थे, अल्काइन में 2 घटा देना है। बस यहीं पर प्लस माइनस का खेला है। आप इसे अच्छे से ध्यान जरूर रखें कि कहाँ 2 प्लस करना है, कहाँ 2 माइनस करना है। तो हम लोग फिर एक एक फार्मूला को पिक करेंगे, जो इस फार्मूला को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए को पिक करते हैं। यहाँ पर C2 यानी कार्बन की संख्या 2 है। यदि यह 2 होगा तो हाइड्रोजन की संख्या के लिए उसमें हम लोग पहले 2 से गुना करेंगे, यानी 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 में फिर हम लोग 2 घटाएंगे तो फिर वो 4 में से अगर हम लोग 2 घटाते हैं तो हमारा 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, इसलिए यह हमारा गलत आंसर होगा। अब ऑप्शन नंबर बी को यदि हम पिक करते हैं तो यहाँ कार्बन की संख्या 3 है। यदि एन के जगह हम लोग 3 रखें और फिर हाइड्रोजन के निकालने के लिए हम लोग उसमें 2 से गुना करेंगे, फिर 3 में 2 से गुना करिएगा तो 6 हो जाएगा और 6 में से फिर हम लोग को 2 माइनस करना है। 2 माइनस करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, यानी C3H4। C3H4 है, यह मैच कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप कि आप दोनों प्रश्नों को अच्छे से समझ चुके होंगे। यदि नहीं समझे तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको बता देंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्याही में चमक व उसे फैलने से रोकने के लिए उसमें मिलाते हैं। स्याही आप लोग देखे होंगे, उसमें को हम लोग अगर चमक लाना है और उसको फैलने से रोकना है, ताकि अगर आप मान लीजिए यहाँ लिखते हैं और पूरा डिस्प्ले पर यदि मान लीजिए आपके पूरी कॉपी पर फैल जाता है तो क्या फायदा, आपका पूरा कॉपी बर्बाद हो जाएगा। तो उसे फैलने से रोकने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं। ऑप्शन देखिए आपसे क्या बताया गया ऑप्शन में, गैलिक अम्ल, गोंद, ग्लिसरीन या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा हम लोग का हो जाएगा गोंद। स्याही को हम लोग फैलने से रोकने व उसमें चमक लाने के लिए गोंद का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्याही में फिनॉल। अब हमें बताना है स्याही में हम लोग फिनॉल का उपयोग करते क्या है, इसके पीछे का पर्पस क्या है कि हम लोग स्याही में फिनॉल का उपयोग करते हैं। देखिए ऑप्शन आपके पास दिया गया है, स्याही को चमक प्रदान करता है, यानी कहने का मतलब स्याही को चमक, तो बिल्कुल नहीं, स्याही में चमक के लिए हम लोग अभी थोड़ी देर पहले गोंद का उपयोग किए थे। स्याही को जल्दी सुखा देता है, स्याही लिखने के बाद फैलती नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। फैलती वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके और इसके लिए हम लोग गोंद का उपयोग किए थे। अब रही बात ऑप्शन नंबर बी की, तो जो बिल्कुल करेक्ट है, स्याही को जल्दी सुखा देता है, यानी कि अगर मान लीजिए अभी आप लिखते हैं कॉपी पर और वह स्याही मान लीजिए 10 घंटा तक वैसे ही रहता है तो पूरा कॉपी गीली हो जाएगी और फिर हम दूसरा लाइन लिखेंगे कैसे। तो जल्दी सुखाने के लिए हम लोग फिनॉल का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि आपको आंसर पहले से पता है तो कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्याही बनाई जाती है। अब हमें बताना है कि स्याही किससे बनाई जाती है। तो हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में आपसे बोला गया है एनिलीन से, एसिटिलीन से, एथेन से, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा एनिलीन से, यानी हम लोग स्याही किससे बनाते हैं, तो एनिलीन से हम लोग स्याही बनाते हैं। अब प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा गया है स्याही को सड़ने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमें बताना है कि स्याही को सड़ने से बचाने के लिए हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दीजिए, हम लोग स्याही बना ले, उसे सड़ने के बचाने के लिए हम कोई चीज़ प्रयोग नहीं करें तो वो सड़ जाएगी, फिर उस स्याही से लिखेगा कौन, वो तो बदबू भी मारेगा और लिखने में तो बनेगा नहीं। तो हम लोग को बताना है कि हम लोग सड़ने से बचाने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं। ऑप्शन आपके पास दिया गया है एसिटिक अम्ल, बोरिक अम्ल तथा कार्बोलिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बोलिक अम्ल तथा बोरिक अम्ल। और वही बात करें ऑप्शन नंबर की सी की, तो यहाँ पर सिर्फ कार्बोलिक अम्ल दिया गया है, यानी कि अगर आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी ना होता तो आप कार्बोलिक अम्ल को मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोरिक अम्ल तथा कार्बोलिक अम्ल है, इसलिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है TNT का पूरा नाम है। हमें बताना है कि TNT का पूरा नाम क्या है, यानी कि TNT का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं और करेक्ट आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो TNT का पूरा नाम हमारा हो जाता है ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, यानी ऑप्शन नंबर बी बोले तो हमारा करेक्ट आंसर होगा। TNT का फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रोटॉलुइन होता है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 14 यानी कि नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है TNG का पूरा नाम। अब हमें TNG का फुल फॉर्म बताना है। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अंत में आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो हम TNG का फुल फॉर्म देखते हैं। तो TNG का फुल फॉर्म हमारा हो जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा गया है अल्काइन का सामान्य सूत्र है। हमें अल्काइन का सामान्य सूत्र बताना है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, इनमें से कोई नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमने जब आपको अल्केन का डिस्कशन कराया था जनरल फार्मूला का, यानी उसके सामान्य सूत्र को, तो अल्कीन और अल्काइन का भी बताया था। तो अब आप यह बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि ऑप्शन नंबर बी या सी या ए या डी करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और यदि आप इन सभी प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।